सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सभी प्रमुख कोशिकांग के एनसीईआरटी फैक्ट्स की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं जो कि कोशिका और कोशिकांग से संबंधित सीधे सीधे हैं। और अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो जिस तरह का लैंग्वेज रहता है वो आपको आसानी से फंसा लेगा। तो अगर आपका भी आगे के फेज में एग्जाम है तो ये वीडियो आप सबों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होने जा रहा है। ध्यान में रखना, इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, हम लोग का जो आज के 10 मिनट शो में टॉपिक है वो है आपका प्रमुख कोशिकांग यानी कि इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स। अब आप सभी कहेंगे कि ये क्या होता है। आपको मालूम है कि जो आपका शरीर है उसमें अलग अलग तरह के अंग हैं। हाथ है, पैर है, मुंह है, नाक है, कान है, जीभ है और सबका अलग अलग फंक्शन है। इसी तरीके से जब हम किसी कोशिका की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, तो सेल में भी अलग अलग तरह के कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग मौजूद हैं, जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं या फिर उसी को हम लोग कोशिका अंगक कहते हैं। अब यूं तो किसी भी कोशिका के बहुत सारे कोशिका अंगक होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जहां से आपके सवाल पूछे जाने हैं एग्जाम में, वो जो पढ़नी है वो केवल कितने हैं सर 6। और मेरे मित्र, अगर आप सेल ऑर्गेनल्स के बारे में इससे पहले से कुछ नहीं जानते हैं, बस इस 6 सेल ऑर्गेनल का जो आज मैं आपको इस सेशन के अंतर्गत इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं उसको जान लेते हैं। यकीन मानिए एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। कौन कौन सा है? तो पहला है अंतःद्रवी जालिका, जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दूसरा है गोल्जी उपकरण, जिसको हम लोग गोल्जी अपार्चस या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। तीसरा है लाइसोसोम। चौथा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। पांचवा है आपका लवक और छठा है आपका रसधानी वैक्यूल्स। और आपके एग्जाम में अभी जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो ज्यादातर सवाल सर यहीं से आ रहे हैं। अब ऐसे में मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि जब हम लोग किसी जंतु कोशिका की संरचना की बात करते हैं तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई पड़ता है। और जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है उतना ही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे? हम लोग शुरुआत सर अंतःद्रवी जालिका से करेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से करेंगे। मेरे मित्र, ये जो अंतःद्रवी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपको कोशिका में कैसा दिखेगा? तो याद रखना, ये आपका झिल्ली युक्त नलिका और सीट की तरह एक बड़ा तंत्र जैसा दिखेगा। और अगर आप गौर से देखोगे मेरे मित्र, तो ये देखो कि ये आपको जो इस तरह से एक सीट की तरह दिख रहा है, इसी सीट को हम लोग क्या कहते हैं सर? इसी सीट को हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब याद रखना, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के। एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान देना कि ये वाली संरचना को आप क्या कह रहे हो सर? ये जो हमारा पुट्टिका जैसी संरचना, ये थैली जैसी, आयताकार थैली जैसी संरचना, ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में देखो, ये छोटा छोटा बिंदु आपको दिखाई पड़ रहा है, ऐसा छोटा छोटा डॉट दिखाई पड़ रहा है आपको? आप कहेंगे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इस डॉट को हम लोग राइबोसोम कहते हैं, जो कि क्या करता है? आप सभी कहते हैं प्रोटीन का निर्माण करता है। और इसीलिए इस राइबोसोम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आप सभी कहेंगे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। जो कहां होता है? आप सभी कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है। अब याद रखने वाली बात यह है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के हैं। एक रफ, खुरदरा। रफ का मतलब क्या हुआ? खुरदरा। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ क्यों है, खुरदरा क्यों है? क्यों? क्योंकि सर जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में डॉट डॉट संरचना के रूप में राइबोसोम उपस्थित होती है, उसी को हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और यहां जो आप ये डॉट डॉट जैसी संरचना देख रहे हो, इसको हम लोग खुरदरी अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। और इसका जो सरफेस रफ होता है वो किसके वजह से? राइबोसोम की उपस्थिति की वजह से। राइबोसोम की उपस्थिति की वजह से इसका सरफेस क्या होता है? आप सभी कहेंगे खुरदरा होता है। मेरे मित्र ध्यान रखना आप सभी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि राइबोसोम के चलते खुरदरा होता है इसका सरफेस। अब ये राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो ये प्रोटीन कोशिका के प्रत्येक भाग में किसके सहारे जाता है सर? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जाता है। तो अगर आपसे ये कभी सवाल पूछ ले कि पूरे कोशिका में प्रोटीन का वहन निम्न में से किसके द्वारा होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर के द्वारा होता है। ध्यान रखना कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर होता है, इसका काम क्या होता है? ये वसा और लिपिड के निर्माण में सहायक होता है। और यही वसा और लिपिड
ये कुछ वसा और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कोशिका झिल्ली निर्माण में मदद करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, बायोजेनेसिस यानी कि झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। तो वसा और प्रोटीन की सहायता से कोशिका झिल्ली के निर्माण की प्रक्रिया आप कहेंगे बायोजेनेसिस यानी कि झिल्ली जीवात जनन कहलाती है। मेरे मित्र, यही स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कशेरुक होते हैं, यानी कि वैसे जीव जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसके यकृत कोशिका में विष और दवा का निराविषीकरण करता है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो ये याद रखना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है, कि ये कितने प्रकार के, दो प्रकार के, आरईआर, एसईआर। आरईआर क्या करेगा, प्रोटीन के निर्माण में मदद करेगा। प्रोटीन किसके थ्रू पूरे कोशिका के अंदर बाहर जाएगा, आप कहेंगे सर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। एसईआर वसा का निर्माण करेगा, और जो कशेरुक प्राणी है उसके यकृत कोशिका में ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। नेक्स्ट मेरे मित्र है आपका गोल्जी उपकरण, जिसको हम लोग गोल्जी बॉडी के रूप में जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है। ध्यान रखना कि यहां इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो संश्लेषित पदार्थ हैं वो क्या किए जाते हैं, पैक किए जाते हैं और कोशिका के अंदर और बाहर भेजा जाता है। ये गोल्जी बॉडी मतलब कह सकते हो कि जब जरूरत पड़ती है तो ये सरल शर्करा से जटिल शक्कर का भी निर्माण करता है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है निम्न में से कौन सा कोशिकांग अलग अलग परिस्थितियों में सरल शक्कर से जटिल शक्कर का निर्माण करता है, आप कहेंगे गोल्जी बॉडी। मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि यही गोल्जी बॉडी जो है वो लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायक होता है। तो अगर आपसे ये सवाल कर दिया जाए कि ये बताओ कि लाइसोसोम के निर्माण में निम्न में से कौन सा कोशिकांग सहायक होता है, आप कहेंगे गोल्जी बॉडी। ध्यान देना आप अगला, आप सभी कि लाइसोसोम क्या है, तो आप सभी कहेंगे सर इसको हम लोग कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। और साथ ही साथ ये क्या करता है, आप सभी कहेंगे कोशिका के अपशिष्ट का निपटाने का काम करता है। और इस लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, पाचक इंजाइम। और ये पाचक इंजाइम जो लाइसोसोम का है वो किसके थ्रू बनता है, आप सभी कहेंगे आरईआर के द्वारा बनाया जाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना। लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसमें पाचक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम का पाचक एंजाइम आरईआर बनाता है, और ये जो लाइसोसोम है ये क्या करता है, कोशिका में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको निपटाने का काम करता है। जब किसी कारण से कोशिका फट जाती है तो इसका जो लाइसोसोम की थैली है वो भी फट जाता है, और इससे जो आपका निकला हुआ पाचक रस होता है वो पूरे के पूरे जो अन्य अपशिष्ट पदार्थ है उसका पाचन कर देता है। इसीलिए इसको हम लोग अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र भी कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया से तो आप सभी परिचित होंगे कि गुरुजी इसको यूनिक ऑर्गेनल्स बोला जाता है, यानी कि अद्भुत अंगक। इसको हम लोग कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं, बिजली घर भी बोलते हैं, और इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो ये चीज आप सभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जरूर से ध्यान में रखिएगा। अब ये तो हो गई किसके बारे में सर बात, ये हो गई आपका जंतु कोशिका के बारे में बात। लेकिन आपको सर सवाल कुछ एक प्लांट कोशिका से भी देखने को मिल जाता है, तो हड़बड़ाना नहीं है मेरे मित्र। जंतु कोशिका और प्लांट कोशिका में सबसे बड़ा अंतर किसका है, कोशिका भित्ति का। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं मिलेगी, जबकि पादप कोशिका में आप कहेंगे कोशिका भित्ति मिलेगी, जो कि किससे बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। ध्यान रखना कि जो लबक की मैंने बात करा वो लबक केवल और केवल, ये जो लबक है ये केवल किसमें पाया जाएगा, आप सभी याद रखेंगे केवल पादप कोशिका में। केवल पादप कोशिका में क्या मिलेगा, आप सभी कहेंगे लवक मिलेगा। ये लवक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रंगीन लवक। पौधे के फल फूल के जो अलग अलग आप सभी कहते हो रंग होते हैं वो किसके वजह से, इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। इसमें क्या होता है सर, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और ये क्या है, हरित लवक क्या है, आप कहेंगे सर पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषी अंगक। याद रख लेना ये हरित लवक क्या है, आप सभी कहेंगे प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं। हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग पूछेगा तो पत्ती, अंगक पूछेगा तो हरित लवक। ध्यान रखना कि दूसरा आपका ल्यूकोप्लास्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रंगहीन लवक। इसमें कोई सर कलर नहीं होता है, और ये प्राथमिक अंगक है जो स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थों का संग्रहण करता है। तो प्लेस्टिड के बारे में ये चीज ध्यान में रखेंगे। साथ ही प्लेस्टिड के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। नेक्स्ट आपका है वैक्यूल्स यानी कि रसधानियां। मेरे मित्र याद रखना कि जंतु कोशिका में रसधानी छोटी होती है, लेकिन पादप कोशिका में रसधानी बहुत बड़ी होती है। कितना, तो कोशिका के आयतन का लगभग 50 से 90% ये रसधानी होता है। इस रसधानी में क्या होता है, सेल से भरा हुआ रहता है, कोशिका द्रव भरा हुआ रहता है, जो पादप कोशिका को टर्जिडिटी यानी कि कठोरता प्रदान करता है।
साथ ही इस वैक्यूल्स में पौधे के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन स्थित होते हैं जो पौधे के लिए क्या होते हैं सर, जरूरी होते हैं। तो अगर आपके माइंड में सर, अगर आपके माइंड में सेल से संबंधित इतनी सी बातें दौड़ रही है तो यकीन मानिए सेल ऑर्गेनल से पूछे जाने वाले सवालों पे हक आपका होगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप द लॉजिकल साइंस से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं और रिवीजन के लिए इस पीडीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मेरे मित्र, अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस जैसे भर्ती परीक्षा के लिए अपना एनसीईआरटी साइंस लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरे मित्र हमारे साथ जुड़ सकते हैं एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में। इस बैच में हम आपको एनसीईआरटी 9th एंड 10th की जो ओल्ड बुक है उसका कंप्लीट चैप्टर का लाइन बाय लाइन डिस्कशन प्रोवाइड करेंगे। ये बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही बैच से संबंधित जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि छोटा सा वीडियो आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।